प्रोग्राम टेढ़ी बात में दर्शकों का स्वागत है। आज एक खास मेहमान को लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के एक युवा नेता से, जो कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि छात्र विंग है इंडियन नेशनल लोकदल का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से, हमारे मंच से जुड़ रहे हैं दिग्विजय चौटाला साहब। बहुत बहुत स्वागत है चौटाला जी हमारे। बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रचार के चुनाव प्रचार का जिम्मा इस वक्त काफी युवा कंधों पर है, खास करके उस वक्त जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के मामलों में सजाएं मिलने के बाद उनको जेल का रास्ता देखना पड़ा है। और इस बार के निर्णायक संसदीय और उसके बाद आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के पास कोई ऐसे ज्यादा बड़े चेहरे नहीं हैं जो कि नेतृत्व दे सके, जो कि कप्तानी दे सके लोकदल को। ऐसी परिस्थितियों में चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी से नेताओं को, यानी कि उनके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते और चौधरी अजय चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा है। हालांकि ये वो परिवार है जिसकी कि एक बहुत ही अमीर राजनीतिक विरासत रही है चौधरी देवीलाल के समय से, लेकिन इस वक्त पिछले 10 समय का कार्यकाल बहुत ही ज्यादा संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा है। उस वक्त जबकि इनके नेताओं पर भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप न सिर्फ लगे बल्कि अदालतों में सिद्ध भी हुए। दिग्विजय जी, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए यह है कि आप एक इस प्रतिकूल माहौल या हम जिसे कह सकते हैं एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, राजनीति में आपका प्रवेश हो रहा है, जबकि आपके परिवार, आपके शीर्ष नेताओं, आपके पिता, आपके दादाजी पर ऐसे संगीन आरोप हैं जो कि ना सिर्फ लगे बल्कि सिद्ध हुए और अदालतों ने दोषी माना, उनको जेल जाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में एक युवा जो कि इतनी अमीर राजनीतिक विरासत को लेकर चुनावी मैदान में या राजनीति में आना चाहता था, एक बहुत अच्छी डेब्यू हमने और यंग नेताओं की देखी है, लेकिन आपके लिए एक बहुत विकट परिस्थितियां रही और आपको ऐसे हालात में अपनी पार्टी का प्रचार संभालना पड़ रहा है, जबकि उसके पास चेहरे भी नहीं है इस प्रचार को आगे ले जाने के लिए। आपने एक बात कही कि हमारी पार्टी के और हरियाणा प्रदेश के देवता रूपक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के विचारों को आगे ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी का नाम लें तो कहीं ना कहीं उस नाम में एक संघर्ष नज़र आता है। जिस व्यक्ति ने ताउम्र संघर्ष किया, राज तो उन्होंने बहुत कम समय किया, तो चौधरी देवीलाल जी की इस विरासत को आगे ले जाने के लिए ये तो परमात्मा ने ऐसा आशीर्वाद हमें दिया है कि हम संघर्ष से अपनी शुरुआत कर रहे हैं और संघर्ष से करेंगे। संघर्ष हमारी आंखों के आंसू नहीं है, बल्कि संघर्ष हमारी ताकत है। ये संघर्ष ही लोकदल है और ये जन भावनाओं को, छत्तीस बिरादरी की बातों को लेकर संघर्ष कर कर चौधरी देवीलाल जी के उन अधूरे सपनों को पूरा करने का एक प्रयास है। मैं कोई अजय चौटाला जी का बेटा होने के नाते या ओम प्रकाश चौटाला जी का ग्रैंडसन होने के नाते अगर ये सोचूं कि मेरी राजनीतिक शुरुआत अच्छी हो या ये हो, ये तो ये मेरी बहुत कमज़ोर सोच होगी। ये मुझे ऐसे मौके में काम करने को मिल रहा है जब सुख नहीं है बल्कि संघर्ष है, तो मैं इसको अपनी ताकत मानता हूँ और इस ताकत को लेकर के हम आगे बढ़ना अपने परिवार को देख कर के सीखे हैं। जब इमरजेंसी थी तो एक वाक़या मुझे आज याद आता है। मेरे पिताजी बताते थे कि वो बहुत छोटी उम्र में थे और चौटाला साहब को और चौधरी देवीलाल जी को जेल में डाल कर रखा था और उस टाइम तो ये मुलाकात और ये सब जेल में नहीं थी। उस टाइम तो मुझे लगता है कि 2 महीने में सिर्फ एक बार मिलने दिया करते थे जब आप उनको लेकर के कोर्ट में आते थे। तो अभय सिंह चौटाला जी बहुत छोटे थे, तो मेरे पिताजी के ऊपर ये सारा जिम्मा था। हम जब ये बातें 2 साल पहले सुना करते थे तो हमें मजाक लगा करती थी कि एक मजाक कर रहे हैं, मगर किसी ने ये बताया नहीं था कि ये मजाक हमारे जीवन की ही असलियत बनेगा और वो आज हमारे जीवन की असलियत है। मगर हरियाणा प्रदेश की ताकतवर जनता पर हमें पूरा भरोसा है। जिस काम के लिए आज वो जेल में हैं, आपने तो कह दिया कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और अदालतों ने मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अदालतों ने भी कह दिया कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। अगर किसी के गरीब के घर में चूल्हा जलाना गलत है और भ्रष्टाचार है, तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ ऐसे भ्रष्टाचार को 1 लाख बार दोहराने को तैयार हूँ। लेकिन अदालती फैसले, मैं उस पे आता हूँ। जजमेंट लिखते हुए जज ने ये लिखा है कि एक भी पैसे का लेन देन नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है, दिग्विजय नहीं कह रहा। कोई एविडेंस नहीं, कोई गवाही नहीं। मेरे पिताजी तो हरियाणा सरकार का हिस्सा भी नहीं थे। दूर दूर तक कोई मीटिंग प्रूव नहीं हुई। जिस मीटिंग की बात सीबीआई करती रही, ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं। ये कागज प्रूव नहीं करते, कोई फ़ोन रिकॉर्ड नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा एविडेंस तो आप मुझे बताइए। आप एक मीडिया के बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, मैं आपको काफ़ी लंबे समय से देखता आया हूँ। एक एविडेंस तो दीजिए। अरे कहीं तो नेचुरल कोर्ट ऑफ, जो पब्लिक का कोर्ट है, वो भी तो कुछ समझता है। सारा देश पागल तो नहीं है, कहीं तो न्याय है इस देश में।
जब किसी का हमने किसी के पेट पे लात नहीं मारी, किसी का पैसा खाया नहीं। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग आज नौजवानों को राजनीति का पाठ क्या होता है वो पढ़ा रहे हैं, और हरी पगड़ी वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 3206 जेबीटी गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को नौकरी लगाया। एक आदमी चौटाला गांव का नहीं लगा, एक आदमी हमारा रिश्तेदार नहीं लगा, पैसे का कोई लेन देन नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई गवाही नहीं। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो भाई आम जनता भी तो सोचती और समझती है, कहीं तो भ्रष्टाचार दिखना चाहिए। भ्रष्टाचार कहना आसान है, मगर चौटाला साहब के केस में इस डेफिनेशन को प्रूव करना और इस डेफिनेशन को बताना कि ये भ्रष्टाचार क्या है, ये बहुत कठिन है। कम से कम दिग्विजय तो नहीं समझ सकता और एक आम जनमानस नहीं समझ पा रहा, और ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हम निर्दोष मानते हैं। मैं ये मानता हूं कि वो जेल में गए हैं, तपस्या के लिए गए हैं, तप कर रहे हैं, प्रताड़ित जरूर हो रहे हैं। एक 80 साल का अपाहिज बुजुर्ग जेल में जरूर है, मगर वो तप कर रहे हैं, सारी उम्र तप किया, आज वो तप कर करके और ताकतवर होकर के निकलेंगे, और यही हमारी शक्ति है, यही इंडियन नेशनल लोकदल। आपने इस केस की कुछ मेरिट पर जाने की प्रयास किया, जो कि शायद आपकी नज़र से मुनासिब है, क्योंकि आपको जनता की कचहरी में कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमाणित करना है कि हमारे साथ एक धक्का हुआ, एक धोखा हुआ, एक हमारे साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन बड़ा मुद्दा है कि अदालतों ने आपके मान लिया, मगर इस देश में मेरा सवाल होने दीजिए। आप अदालतों ने आपके पिता को दोषी माना, आपके दादाजी को दोषी माना गया। उस वक्त आपके दादाजी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं मुख्यमंत्री थे, आपके पिता उस वक्त एक सांसद थे, प्रभावशाली रसूखदार एक परिवार था, पूरा इन्फ्लुएंस था। और उस वक्त हम समझते हैं, जानते हैं कि हरियाणा में आपके पिता और आपके दादाजी की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिला करता था। उन लिस्टों में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, जिसको एक सिम्बायोटिक रिलेशन के जरिए उस घोटाले के साथ उन तारों को जुड़ता देखा गया, और इन सभी चीज़ों को अदालतों ने प्रमाणिक माना। ऐसी परिस्थितियों में जनता की कचहरी में जाकर उसकी तुलना किसी ऐसे बहुकरोड़ी घोटाले से करना और ये कहना कि वो लोग प्रधानमंत्री हैं और हम लोग पाक साफ हैं, ये मुनासिब इसलिए नहीं क्योंकि शायद देश का पहला ऐसा घोटाला था जिसमें अदालत ने इतने बड़े कद के नेता को सलाखों के पीछे भेजा। 2 लिस्टें थी, और 2 लिस्टों में एक लिस्ट का जिक्र हरियाणा सरकार ने कभी नहीं किया। जो एक लिस्ट IAS की लिस्ट थी, जो एक व्यक्ति ने लिस्ट थी, एक लिस्ट हरियाणा सरकार अपनी लिस्ट मानती है, वही लोग नौकरी कर रहे हैं। चंडीगढ़ के हाई कोर्ट ने उन लोगों को एक दफ़े उनको रीअसेस करने का काम किया, तो सब लोगों ने कहा कि इन लोगों को हटा दिया। ये मीडिया की एक बहुत बड़ी समझदारी थी, जो कह रहे थे हटा दिया, हटाए नहीं थे, रीअसेस करने को कहा था। रीअसेस मार्कशीट की जाती है। डबल बेंच ने उसको स्टे कर दिया और कहा कि ये गलत है, रीअसेस नहीं करने। जो 9-10 साल से नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ठीक है, इनकी मार्कशीट में कोई दिक्कत नहीं है। 2 लिस्ट थी, एक लिस्ट IAS एक सुप्रीम कोर्ट में लेकर आता है, उस लिस्ट पर एक सवाल उठता है, CBI इंक्वायरी होती है। CBI जब इंक्वायरी होती है तो उसी लिस्ट के चक्कर के अंदर ये सारा बतंगड़ बन जाता है। 10 साल की इंक्वायरी। आज कोर्ट भी ये कहता है कि ये सारी की सारी समझदारी उस IAS की थी जिसने ये खेल रचा, और जो लिस्ट निकाल करके दूसरी डालने का काम किया CBI, जो खुद भी दोषी पाया गया। अगर जिस आदमी के कहने पर यह केस बना वो इसमें खुद दोषी साबित हो चुका है, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। दूसरी बात, मेरे पिता, लेकिन उनके लिए कोई शेल्टर का ग्राउंड भी नहीं हो सकता, डिफेंस का आर्गुमेंट भी नहीं हो सकता। अगर उनकी छत्र छाया, उनके संरक्षण में कोई घोटाला हुआ, अगर लिस्टों का फेरबदल बिना, प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, देश के प्रधानमंत्री को हटना चाहिए। अगर वो चीज अदालतों द्वारा प्रमाणित, जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? अगर अदालत, मैं अदालत का बागी नहीं हूं। अगर अदालत उसे दोषी मानेगी तो देश का प्रधानमंत्री भी सलाखों के पीछे जाएगा। नहीं, इस देश के अंदर हर आदमी इस देश के कोर्ट ऑफ लॉ का सम्मान करता है, और मैं भी करता हूं, और आपको भी करना पड़ेगा। मगर जब तक वो हायर हायरार्की कोर्ट क्यों बना है इस देश में? इसीलिए बना है कि अगर एक कोर्ट आपको गलत सजा दे दे तो दूसरे कोर्ट में जाकर आप अपील कर सकते हैं। इसलिए नहीं बना कि आप एक का, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उस निचली अदालत के फैसले को हम तो अपने पक्ष को रख रहे हैं। अगर मीडिया में अपना पक्ष रखना गलत है और कोर्ट के अंदर, मीडिया में अपना पक्ष रख रहा हूं, बिल्कुल मीडिया में पक्ष रख रहा हूं, लेकिन मगर ज्यादातर लोग, आज मैं इस बात को मानता हूं, शायद आप नहीं मानते होंगे, आप तो एक पत्रकार हैं, ज्यादातर लोग इस देश में मानते हैं कि चौटाला साहब के साथ अन्याय हुआ। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर 10 साल की सजा हो गई और बाद में जाकर उनको बरी कर दिया गया। तो इसके अंदर हम अपनी पैरेलल लड़ाई कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हम लड़ेंगे और हमें ऐसा लगता है कि हम जीतेंगे। इसके अंदर गलत क्या है? नहीं, दिग्विजय जी आपकी बात बिल्कुल सही है।
आप जनता में जाकर एक पॉपुलिस्ट एजेंडे के जरिए सहानुभूति और इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चौटाला ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे पिता और दादा जेल में इसलिए वोट दीजिए। गलत कह रहे हैं आप उनकी जेल को संघर्ष बता रहे हैं। किसने कहा? मैं आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं। जिस जेल में मुझे पूछा तो मैं बता रहा हूं। दिग्विजय चौटाला की एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए टीवी पर, जब दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मेरी आंखों में आंसू टपक रहे हैं। एक मिनट, मेरी ठंडे दिमाग से बात सुनिए। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं, उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं युवा हूं, मेरे पास एजेंडा है कि मैं युवाओं के लिए क्या करने जा रहा हूं। मैं उस एजेंडा को लेकर आगे एजेंडे पर भी आऊंगा। सोच कैसे कह देंगे इसको? नहीं, मैं पॉपुलिस्ट सोच कैसे हो सकती है? मैं बताता हूं कैसे है। मुझे काउंटर क्वेश्चन करने का मौका दीजिए। आपने मुझे पूछा कि भाई संघर्ष रहे हैं, आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करने का मौका देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस संघर्ष, आप मेरी सवाल सुनिए कि जिस संघर्ष की बात चौधरी देवीलाल जी के संदर्भ में आपने मुझे कहा भाई आज संघर्ष के मौके पर आपकी शुरुआत हुई है, तो मैंने कहा हाँ ये हमारे लिए तप है। ये आपके लिए तप होना एक अलग बात है। चौधरी देवीलाल जिन परिस्थितियों में संघर्ष के चलते जेल में गए थे, चौधरी देवीलाल पर क्या आरोप इमरजेंसी में थे? चौधरी देवीलाल से जेल में गए, उसमें चौधरी देवीलाल इमरजेंसी में जेल में गए थे, तो उन पर कोई आरोप थे? बिना आरोप के जेल में नहीं डाले गए थे। वो एक अलग संघर्ष था। आज का संघर्ष अलग है। आप कैसे कह सकते हैं? वो भी झूठे थे। वो भी कभी आज की जेल भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उस वक्त की जेल कुछ और कारणों से। मुझे बताइए किसका आरोप? मैं आपको बताता हूं। एक संघर्ष अलग था, एक संघर्ष अलग था। बताइए किस संघर्ष था? इमरजेंसी का संघर्ष था। अब देश की हुकूमत के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं उस समय बताइए क्यों जेल में थे। नहीं, लेकिन इस संघर्ष को, इस जेल को उस जेल से कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं? उस समय भी चौधरी देवीलाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था। गलत मत कहिए। और उस समय भी यही बातें प्रूव करी गई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर क्या आरोप था? बहुत से ऐसे नेता, बड़े उस दौर के बहुत से ऐसे आप मानने को तैयार नहीं है, जो कि आप मानने को तैयार नहीं, आप मानने को तैयार नहीं है। ये जब इमरजेंसी मिटेगी, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, उन्होंने भी अपनी तुलना और अपने संघर्ष को एक अलग संघर्ष से करने खत्म होगी तो जनता यही कहेगी और आप भी यही कहोगे। आज इमरजेंसी है। जो उस समय इमरजेंसी थी तो परिवार के सदस्य यही कह रहे थे और मीडिया के लोग मानने को तैयार नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जब खत्म हुआ तब सारे देश ने माना। जब ये इमरजेंसी खत्म होगी तो सारा देश मानेगा, लखी साहब भी मानेंगे और दिग्विजय चौटाला भी मानेगा और इस बात को प्रूव करेंगे। देखिए, आपको जनता की कचहरी में जब आप जाएंगे, आपको तुलनाओं के, तथ्यों के तकाजे पर बात करनी पड़ेगी। जो अदालतें, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अदालत ने फैसला किया वो गलत फैसला था? मैं आपसे सीधी आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम कानून को मानते हैं, आप ऊपर की अदालत को मानेंगे। बात ही टेढ़ी करनी है। मैं तो सीधी कह रहा हूं कि दिग्विजय चौटाला ने कभी आंसू टपकाकर ये कहो भाई हमें वोट दे दीजिए, झोले फैलाकर दे दीजिए। मैं तो ये कहता हूं भाई अगर वो गलत हैं तो उनको सजा मिली है, मगर अगर हम गलत नहीं है तो बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने कहा है कि हमें वोट दीजिए? आप पॉपुलिस्ट एजेंडा, दिस इज वेरी मच रॉन्ग, दिस इज वेरी मच रॉन्ग। आप इसको पॉपुलिस्ट एजेंडा मत बनाएं। हमारा एक विकास का मुद्दा है। मैं इसे राजनीति का सेंटिमेंटलिज्म तो मैं क्या करूं? जनता में तो मैं क्या करूं? जनता के सेंटिमेंटलिज्म से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप इस संघर्ष को, उनके अदालती फैसलों को, जो अगर आप इसको गलत कहते हैं तो आप चौधरी देवीलाल जी को भी गलत कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो सीधा ये कहूंगा। ये आपकी तुलना है, ये आपकी तुलना है। तुलना आपने शुरू करी है, तुलना आपने शुरू करी है, तुलना मेरे से पहले आपने शुरू करी है। भ्रष्टाचार के आज के मामले में, जेबीटी के आज के घोटाले में अदालतों द्वारा दोषी पाए जाने के मामले में, दोषी वो पाए गए थे तभी इन परिस्थितियों में जब तक आपको ऊपर की अदालत द्वारा बरी नहीं किया जा सकता, अगर एक मर्डर हो जाए, मैं आपको कैसे निर्दोष मानूं? इस देश के कानून को हम माने, इस देश के संविधान को हम माने। आप मत माने निर्दोष। किसने कहा निर्दोष मत माने? आप कहिए कि वो गुनहगार हैं, मगर मैं कहूंगा वो कह रहे हैं, अदालतें कह रही हैं, तो लोगों को समय जब आएगा, आप लोगों को कहना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ और समझाना चाह रहे हैं। समय जब आएगा, मैं कह रहा हूं कि गलत है। समय जब आएगा तो लखी साहब खुद कहेंगे कि चौटाला साहब निर्दोष नहीं थे, और मैं उस समय कहूंगा कि लखी साहब आप क्यों मान रहे हैं? आप अदालतों से बरी होंगे तो हम आपके सुर में सुर मिला के उसी बुलंदी से आवाज करेंगे। वो जिम्मेवारी है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है और मेरी जिम्मेवारी है कि मैं मेरे पिता और दादा को डिफेंड इसलिए करूं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। आप मुझे फैक्ट दीजिए, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, शीर झुकाने को तैयार हूं। तथ्य क्या है? मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? उनके फैसलों में तो सब चीजें लिखी हुई हैं। आपने उनको कोर्ट में चुनौती दी। अगर अदालत में, जब ऊपर की अदालत उस फैसले को निरस्त कर देगी, उन परिस्थितियों में आपकी बात सही मान लेंगे हम। लेकिन आज की तारीख में इस संदर्भ में आपकी बात को सही नहीं मान सकता। बहुत जल्दी कर देगी, बहुत जल्दी कर देगी। और ये आपकी उम्मीद है, और ऐसा कोर्ट के फैसले पर मैं भी कोई एंटिसिपेशन नहीं करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि अदालत क्या करे। मत कीजिए, बहुत जल्दी कर देगी और फिलहाल चर्चा करेंगे। उस दिन मानना पड़ेगा। नहीं, क्यों मानूं? उस दिन इस एजेंडा को उठाकर उस पर आधे 1 घंटे की टेढ़ी बात की जगह जेबीटी बात कर लेंगे, 2 घंटे की कर लेंगे। क्यों मानूं? जब मेरे पिता और दादा ने अगर गरीब के घर में चूल्हा जला दिया
और आज नहीं, ये जो चीज कह रहे हैं, गरीब के घर में चूल्हा तो और भी मुख्यमंत्री देखिए, ने जलाया है। हाँ, तो आज के मुख्यमंत्री पर आप इतने आरोप लगाते हैं, आपने सीएलयू घोटाले की बात ऐसा की, है, आपने ऐसा 50 है, घोटाले की, जिसमें ऐसा दोबारा ऐसा है, आज वो ऐसा भी है कहेंगे कि हमने भी 72,000 एकड़ किसानों की जमीनें छीनना, अब उसको वो औद्योगिकरण का नाम देंगे। आप कह रहे हैं गरीबों के घर में चूल्हा जलाया। ऐसा है, हर नेता जब विकास करेगा उस पर इसी किस्म के आरोप लगेंगे। ये देश कृषि प्रधान देश है, क्षमा चाहूंगा लक्की साहब, ये देश कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों का सम्मान नहीं होगा वो मुख्यमंत्री इस प्रदेश का विकास पुरुष नहीं हो सकता। नहीं तो अगर विकास करना है किसानों को करो। नहीं, ये आज खाद का कट्टा 1400 अगर इतना बड़ा मुद्दा होता तो 2009 में क्यों दोबारा मौका मिलता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार बनाने का? ऐसा है, मैं मानता हूं हमारे से गलतियां रही थी, तभी 9 सीटें आई थी। अगर इंसान परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ गलतियां रही होगी, हम जनता की भावना को नहीं समझ पाए, 9 सीटें आई। अब हमारी सीटें 32 हुई पिछली बार। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन गलतियों का सुधार हम कर चुके हैं और एजेंडा पे चल रहे हैं। 32 से 64 हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला होंगे, ऐसी हमारी कामना है और ऐसा हमें लगता है और ऐसा सच होगा। और जिस दिन होगा उस दिन आप ही मेरे को कहेंगे कि कुछ ना कुछ आईएनएलडी की बात में था और दम था, गरीब किसान की सोच रहे थे, तभी यहां तक पहुंचे हैं। मैं आपकी बात को दिग्विजय जी, लेकिन बड़ा मुद्दा है कि ठीक है, आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा, आपकी स्वयं की सोच, अपने परिवार, अपने बुजुर्गों के प्रति आपका सम्मान, ये सब चीजें हैं, सोच है। लेकिन अगर लोकदल को भी आप गलत मानते हैं तो आपकी मर्जी है। ये लोकदल की सोच है, दिग्विजय की सोच नहीं है। लोकदल अपनी, उनकी सोच उनको मुबारक हो, आपकी सोच, लोकदल की सोच उनके कार्यकर्ताओं को मुबारक हो, लोगों को मुबारक हो। मेजॉरिटी ऑफ पीपल की सोच है। लोकदल के एक बड़ा काडर है कांग्रेस का, वो कुछ और सोचता है ना, एक भाजपा का कांग्रेस को और वो कुछ और सोचता है। क्या काडर है, कितने परसेंटेज वोट डाला है? किसी पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए किसी पार्टी को ज्यादा वोट डाला है, क्या सोचते हैं, इसे हमें क्या लेना देना? हमें तो वो बात है कि इस प्रोग्राम को आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा भी दर्शक देख रहे हैं। वो दर्शक ना कांग्रेस से संदर्भ रखते हैं, ना वो आज वही दर्शक हमारे साथ आकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्षमा चाहूंगा आपकी बात, आप हर चीज को अपनी तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। आपको इस चीज का अधिकार है, आपको इस चीज की स्वतंत्रता है, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि आपको उन चीजों के जवाब तर्कों और तथ्यों की कसौटी पर, हर बात को तर्क से ही तो उठा रहा हूं। किस तर्क से? जिसको अदालत ने नहीं माना वो तर्क है। ओहो, तो अगर कल को अदालतें मान लेगी तो क्या आप आपकी बात मानूंगा, आप इस शो को दिखाकर सॉरी फील करेंगे? मैं क्यों सॉरी फील करूंगा? आज आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे? कल को आप कहेंगे कि अगर ऊपर की अदालत कोई फैसला आपकी फेवर में दे देगी, क्या निचली अदालत से आप माफी मांगेंगे? नहीं, मेरी माफी नहीं, ये माफी होगी अगर अदालत माफी नहीं मांगेगी, अदालत माफी नहीं मांगेगी, मगर वो बात गलत प्रूव होगी और वो निर्दोष प्रूव होंगे। जो ये चीज आपका दावा है, आप दावा कर सकते हैं, सरकारें हो सकता है ये चीज। क्या सीबीआई उनसे सॉरी फील करेगी? वो एक 80 साल के बुजुर्ग को जेल में रखा हुआ है। मैं आपको वही तो बात कह रहा हूं, ना सीबीआई माफी मांगेगी ना अदालत माफी मांगे, तो हम भी किसी चीज की माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन आज की स्थिति में जो यथार्थ है, नहीं समझ रहे, आज की स्थिति में जो परिस्थिति है, मैं उसको सामने रख के बात कर सकता हूं। टेढ़ी बात आप जितनी भी टेढ़ी कर ले, मैं भी उतनी ही टेढ़ी कर लूंगा। आपकी बात फ्यूचरिस्टिक है, आप भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, भविष्य अभी सामने नहीं है, भविष्य के गर्भ में क्या है ये आप नहीं जानते। जो भविष्य के बारे में सोचता नहीं और जो भविष्य के बारे में चिंतित नहीं, जो भविष्य को देख नहीं सकता और जो आगे की सोच नहीं सकता, वो आदमी पीछे ही धकेला जाएगा। लेकिन भविष्य किसके संदर्भ में सोचा जाए? अपने संदर्भ में, अपने लोगों के संदर्भ में सोचा जाए, देश के, राज्य के, प्रदेश के और राज्य के हित में सोचा जाए। हम हरियाणा के भविष्य में, हम देश के हित में सोचेंगे, देश के हित में, हम लोकदल के हित में, आपके हित में नहीं सोच सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला इस देश के हित में नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, शर्म आ रही है इस बात से। आपको शर्म आ सकती है ना, मेरा कहने का मतलब तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन मैं उस चीज को सामने रखना चाह रहा हूं जो अदालत ने कही। किस चीज को? अदालत ने प्रमाणिक फैसला, जेपीटी घोटाले में दोषी, जेपी घोटाले में जेल के अंदर भेजा गया, क्यों जेल में डाला गया? दादाजी को, क्यों जेल में डाला गया? क्यों नहीं डाला जाता? अगर अदालत ने इसको सही माना तो क्या सही माना? मुझे फैक्ट्स दीजिए, मुझे फैक्ट्स दीजिए। अदालत में आप अदालत में मांगेंगे, उसकी चुनौती मांगेंगे। कोई अदालत की पीआर एजेंसी थोड़ी है, आप मुझे बताइए। हम अदालत की पीआर एजेंसी, लेकिन इस देश के कानून कस्टोडियन के रूप में, इस देश के कानून, इस देश के संविधान की पालना करना। पार्टी की पीआर एजेंसी है, अदालत की पीआर एजेंसी। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे ये इल्जाम सुन के, और आप कह सकते हैं कि मैं किसी और पार्टी की, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि है या नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक एंगल से बात को देख रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, मैं उस बात का सम्मान करता हूं। पत्रकार को अदालत की बात का सम्मान करना पड़ेगा, आपको भी अदालत की बात का सम्मान करना पड़ेगा। तभी तो जेल में है। सम्मान नहीं करते तो गोपाल कांडा की तरह फरार तो नहीं घूमते। गोपाल कांडा भी जेल में होके आए ना, तो जेल में होके आए और हमने देख लिया क्यों बाहर आए हैं। लालू प्रसाद क्यों बाहर आए हैं? 5 साल की सजा लालू प्रसाद को भी हुई है। बताइए, आपको बेल क्यों मिली? आपके पिताजी भी उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में। क्यों सीबीआई ने उसका विरोध सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं किया? क्यों सीबीआई का वकील नहीं गया वहां विरोध करने? क्योंकि सोनिया गांधी के साथ तालमेल है।
और सारा का आप ऐसे अब आप सीधी सीधी बात देसी भाषा में सुनना चाहते हैं, टेढ़ी बात ना करके, तो मैं बता दूं, मेरे दादा को और पिता को जेल इसलिए हुई है क्योंकि ये देश में एक आदमी था जो रॉबर्ट वडेरा के खिलाफ लड़ रहे थे। सीधी सीधी बात ये है। अब घुमा फिरा के कितनी भी बात पूछ लो, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, एक मिनट मेरी बात सुनिए, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अशोक खेमका ने भी लड़ाई लड़ी, और अशोक खेमका वही आईएएस अफसर थे। आज आया है अशोक खेमका को आपकी सरकार ने भी प्रताड़ित किया था। ये अशोक खेमका और अरविंद केजरीवाल तो आज चेहरा दिखा रहे हैं, हम तो 3 साल से उठा रहे हैं। लेकिन वो एक निर्णायक लड़ाई थी अशोक। अरे आप कैसी बात करने में लगे हैं? पॉपुलिस्ट एजेंडा को तो आप उठा रहे हैं, सिर्फ अशोक खेमका की बात कर रहे हैं। 3 साल पहले अशोक खेमका की मैं बात आपको अच्छी आज इसलिए नहीं लग रही कि ये वही अशोक खेमका है जिसको आपकी सरकार के वक्त भी इसकी ट्रांसफर की गई थी। आप उस बात पे नहीं, पर आप अशोक खेमका को क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे? अगर उसने कोई सही बात की तो आप उनको क्रेडिट दीजिए। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी और आपके चैनल ने उसको कवर किया था, मैंने देखा आपके पीटीसी पे आप थे, तो आप मुझे बताइए आप उस बात को क्यों नहीं मान रहे थे उस टाइम पे? और सिर्फ मीडिया उसी को दिखाती है जिससे कुछ ना कुछ। देखिए, मीडिया को आज की तारीख में गाली निकालना बहुत आसान है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहा है, नरेंद्र मोदी को मीडिया तथ्य को दिखाएंगे। जिस दिन आप अदालत से बरी होंगे आपको दिखाया जाएगा। प्रकाश चौटाला ने सबसे आज भी आपको दिखाया जा रहा है, आपको सुनाया जा रहा है। प्रकाश चौटाला ने सबसे पहले तथ्य दिए थे, तब कहां गए थे आपके तथ्य? और वही तथ्य जब उसने दे दिए खेमका जी ने, तो आपको लगने लगा कि ये तो बहुत बड़ा बतंगड़ बन गया, क्योंकि वो प्रकाश चौटाला ने निर्णायक कार्रवाई की। अरे अपोजिशन पार्टियां इल्जाम लगाती हैं। मेरी बात, अपोजिशन पार्टियां क्या कर सकती हैं? क्या कर सकती है बताइए? किसी के जाके गर्दन थोड़ी पकड़ेगी। आपने अब सीडी पूरा स्कैंडल निकाला, आप बहुत कुछ कर सकते हैं ना, करके दिखाया ना आपने। आपने करके दिखाया। उस समय भी वही, अगर आप सिर्फ इल्जामबाजी करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। उस समय भी हमने वही किया था, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुनने का प्रयास कीजिए। उस समय भी हमने वही किया था, मगर उस पर अब अगर कार्रवाई नहीं हुई, और ये बेचारे छोटे मोटे लोग थे, इन पर तो कार्रवाई कोई भी कर देगा। तो ये जो सीडी कांड में फंसे हुए लोग हैं, इनकी कोई पूछ नहीं है, खेल तो उसका है। और ये कुलदीप बिश्नोई जी का यहाँ चुनाव हो रहा है, 2011 में चुनाव हुआ था। हमारे तो दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं, दोस्त तो हमारी जनता है। जनता अगर आपको वोट में मैंडेट दे भी देता है तो भी क्या वो आपके इन आरोपों को, इल्जामों को जो कि अदालत में प्रामाणिक हुए, इनको क्या निगेट करता है? आप समझ पाएंगे उस बात को? मैंने कब कहा? आप क्यों उस बात पे आ रहे हैं? मैं ही आप मेरे मुंह से ये कहलवाना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको। आप मेरे मुंह से ये कहलवाना चाह रहे हैं अदालती फरमान अगर जीती तो अदालत का फरमान गलत होगा? नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों को मिक्स करना चाहते हैं। दोनों चीजों को बिल्कुल पॉपुलर सेंटिमेंट में आपके लिए वोट पड़ने का कारण आपको उन आरोपों से बरी करना नहीं हो जाता। मैं ये कह रहा हूं, आपने अपनी बात की शुरुआत इस केस से करी। क्यों करी? जब बात आज के एजेंडा की करनी है तो उसकी कीजिए। आप उनको मिक्स कर रहे हैं, मैं उन पर जब कोशिश कर रहा हूं। इस केस के बगैर हम आज इंडियन नेशनल लोकदल को अलग कैसे करके देखें? आप नहीं कर सकते। आप हमारे एजेंडास पे आ जाइए, आप हमारे एजेंडास पे बात कीजिए, और मैं खुलेआम करने को तैयार हूं कि मैं एजेंडा। आप शुरुआत करेंगे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से? कांग्रेस को नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि दिग्विजय आने वाले समय में यूथ के लिए क्या करेगा। आधा घंटे का इंटरव्यू कीजिए, मैं खुलेआम करूंगा। अगर आपको बात ही नहीं करनी है, आपने चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप सरकार को, आप कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार की क्या है मां बोलेंगे। आप सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपोजिशन पार्टियां बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट की अलग टिप्पणियां हैं। क्या टिप्पणियां? मैं बताता हूं सुप्रीम कोर्ट की अलग टिप्पणियां। लेकिन मुद्दा है कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और पार्टियों को घेरना चाहेंगे, और आपके इंटरव्यू की शुरुआत अगर भ्रष्टाचार से होगी तो आपको तकलीफ होगी। मुझे तकलीफ नहीं हुई, मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है ये सारी बातें जान के। जनता ये जानेगी कि सच्चाई किस हद तक अन्याय हुआ है। अदालतों ने अन्याय किया। आप मेरे साथ 3 घंटे का अन्याय अगर किसी ने किया तो अदालत, कांग्रेस पार्टी और सीबीआई ने किया है।